इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। एनसीईआरटी बेस्ड है। यह जो एनसीईआरटी बेस्ड से ली गई क्वेश्चंस है उनके 5.2 के 14वें नंबर का क्वेश्चन है और इस पिछले वीडियो में हम लोगों ने 13वें क्वेश्चन तक देखा था। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। How many multiples of 4 lie between 10 and 250? हाउ मैनी मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, कितने मल्टीपल्स में 4 के मल्टीपल्स लाई बिटवीन 10 और 250 मतलब है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। सबसे पहला यहाँ पॉइंट्स जो निकलता है 4 के गुणज की बात आती है। तो 4 का गुणज अगर आपसे कोई पूछा जाए या मल्टीपल ऑफ 4 पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। इस तरह से ये जो हैं जितने भी नंबर हैं ये 4 के मल्टीपल हैं, क्योंकि 4 से इन सभी नंबर्स में डिवाइड हो सकते हैं। जिन जिन नंबर में 4 से डिवाइड हो जाएगा समझिए वो उनका क्या है, मल्टीपल है। तो 4 का मल्टीपल, इसी तरह अगर आपको यह रहा था 5 के मल्टीपल लिखिए तो 5 का मल्टीपल 5, 10, 15। इसी तरह से 6 का मल्टीपल पूछता है, यानी 6 के गुणज अगर पूछा जाता तो लिखते 6 यानी 6, 12, 18, 24। इसी तरह से 6 करके हम लोग बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन तो ये नहीं है, कहा जा रहा है कि मल्टीपल ऑफ 4 तो है लेकिन 10 और 250 के बीच कह रहा है। तो 10 के बाद 4 का जो गुणज होगा तो 10 के बाद 4 का गुणज 11 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 में 11 से भाग नहीं लगता। जैसा कि हमने अभी बताया कि 4 का जो गुणज जो भी होगा उसमें 4 से डिवाइड लगेगा। जैसे 4 है, 8 है, इसमें भी 4 से भाग लगता है, इसमें भी लगता है। 12 है, इसमें भी लग जाता है 4 से भाग। ये तो 12 क्या है, 10 के बाद है। 10 के बाद 4 का गुणज कौन सा हुआ, 12 हुआ। तो लिखेंगे हम लोग 10 के बाद, सॉल्यूशन में लिखेंगे 10 के बाद 4 के प्रथम गुणज किस गुणज संख्या क्या है, 12 है। फर्स्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 4 आफ्टर 10 इज 12, यानी 10 के बाद कौन है, 4 है। अगर लास्ट अगर 250 के बीच का है तो इसका मतलब यह निकला 10 के बाद तो आपको 12 आया, 250 के पहले कौन है, क्योंकि 250 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं। इनके बीच में कहा जा रहा है। अगर हम आपको पूछे 8 और 10 के बीच में कौन है तो 9 है। तो 8 की बात नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब 10 की बात नहीं की जा रही है, बीच की बात की जा रही है, यानी 9 की बात की जा रही है। यानी 10 और 250 में तो भाग देना ही नहीं है और उसमें लग भी नहीं रहा है। तो 10 के बाद की बात करेंगे तो 10 के बाद पहली संख्या 12 आता है जो 4 का गुणज है, और 250 के बाद जो पहली संख्या आ रहा है 249 तो हो ही नहीं सकता। 250 के बाद नहीं, 250 के पहले। तो 250 के पहले क्या, कौन सी संख्या, पहली संख्या क्या है, 249 है। उनके बाद 248 होगा। तो 248 में हम क्या देख रहे हैं, 4 से डिवाइड हो लग जा रहा है, इसका 4 का गुणज है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी पहली जो संख्या हुआ, लास्ट नंबर की अगर बात करें, पहली संख्या तो 12 हुआ लेकिन 10 के बाद, लेकिन लास्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 4 बिफोर 250 यानी 250 से पहले क्या है तो 248 है। यानी अंतिम संख्या 250 से पहले जो 4 के गुणज हो वो क्या है, 248 है। तो इस प्रकार से एपी क्या बन जाता है हमारा, एपी बनेगा पहली संख्या 12, दूसरा संख्या क्या होगा, 16 होगा, 4 का गुणज तीसरी क्या होगा, 20 होगा। इसी तरह 4 की डिफरेंस में होगा, यानी 4 के अंतर में होगा, और अंतिम संख्या क्या है, 248। तो इस प्रकार आप यह भी समझ गए होंगे कि इसमें प्रथम संख्या, पहली संख्या अगर 12 है तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 12 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का है, यानी कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सार्वंतर डी बराबर 4 हो जाएगा। और लास्ट पद क्या है, 248 है, तो ए एन बराबर 248। निकालना क्या है कि इनके बीच में 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने संख्या है, यानी कितना संख्या है, तो एन बराबर नहीं पता है तो व्हाट लिख देंगे। फार्मूला यूज करेंगे ए एन बराबर 248, बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि आप पीछे में भी बनाए हैं तो वही यूज करेंगे। ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248 लिख लेंगे। अब ए के जगह पर जितना दिया है, ए के जगह पर कितना दिया है, 12 दिया गया था, 12 लिख देंगे।
और डी के जगह पर 4 दिया गया था, डी के सामने में क्या लिख देंगे 4 देंगे, एन पता नहीं है तो n-1 रहने देंगे, 248 जैसे वैसे लिख देंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें यह 12 जो है सबसे पहले इसको इस साइड ले आया जाएगा, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। अगर 12 को इधर ले आते हैं तो बच क्या जाता है n-1 इंटू 4 बच जाता है, जो कि हम नीचे में हमने लिख दिया है। 12 को इस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 248 माइनस 12। हम जानते हैं कि अगर प्लस वाला इस साइड आता है तो माइनस होता है, और माइनस वाला इस साइड आता है तो प्लस होता है, और मल्टीप्लाई इस साइड आता है तो डिवाइड, और डिवाइड इधर आता तो मल्टीप्लाई होता है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा n-1 बराबर हो जाएगा। अगर ये 4 की भी बात करें, 4 को अगर इधर भेजेंगे क्योंकि ये मल्टीपल है, मल्टीपल में है यानी यह क्या है इसका 4 जो है गुना में है, और गुना में यानी इंटू में है, तो इसको इस साइड लाएंगे तो डिवाइड तो होगा ही ना, इंटू मतलब गुना ही होता है, यानी 4 क्या है n-1 के इंटू में है। तो ये 4 जैसे ही इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा 248 के साइड आएगा, तो सबसे पहले 248 में से 12 घटाएंगे तो 236 होगा, और 4 को इस साइड ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा तो 236/4 लिख देंगे। तो 236 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 59 हो जाता है, तो n-1 बराबर 59 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा -1 इधर से इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 59 + 1 कितना होगा 60 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना होगा 60 हो गया, इसीलिए लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज की संख्या 60 है, यानी 10 और 250 के बीच में कितने संख्या है जो 4 से गुणज है, तो 4 का गुणज कितने संख्या है तो 60 है। ये आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 15वां नंबर में क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, किस वैल्यू n के किस मान के लिए आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, nth टर्म्स में nवें पद, nth टर्म्स मतलब nवें पद ऑफ 2 APs, APs क्या है 2 AP हैं, जैसे AP पहला है 63 65 67 डॉट डॉट एंड 3 10 एंड 17 डॉट डॉट इक्वल है। तो कौन से ऐसे पद हैं जो इक्वल है इनके लिए। हिंदी की बात करें, हिंदी के क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी का क्वेश्चन क्या है, तो हिंदी के क्वेश्चन में है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, जैसे एक समांतर श्रेणी ये हो गया, एक समांतर श्रेणी यह हो गया, दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन से पद बराबर होंगे। तो हल में माना 2 APs, AP मान लेते हैं कि 2 APs क्या है AP1 है और AP2 है, जिसका प्रथम पद क्या है A है, यहाँ यह A है तथा सार्वंतर क्या है D है, और nवें पद इनके बराबर है, ऐसा क्वेश्चंस में आपको दिया गया है। तो AP1 बराबर अगर चलें तो 63 65 67 AP1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता क्या है कि AP अगर इसको 1 मान ले, इसको AP2 मान ले तो क्या होगा AP1 बराबर 63 65 67 लिखेंगे, तो AP1 बराबर 63 65 67 लिखे तो AP2 बराबर क्या होगा 3 10 17 डॉट डॉट हो जाएगा। इसमें पहला पद क्या है एपी में, तो ए बराबर 63 है, डी बराबर क्या होगा 65 में से 63 घटाएंगे, प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को पूर्व पद को माइनस करते हैं तो डी निकलता है। तो 65 में से 63 चला जाएगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा, और फिर AP2 के लिए भी यही प्रोसेस रहेगा। ए पहला पद ये हो गया यानी ए बराबर 3 हो जाएगा, पहला पद को ए कहते हैं इसलिए ए बराबर 3 लिखा हमने। और डी के लिए अगर बात करें तो डी यानी डिफरेंस कितना का, डी मतलब क्या होता है डिफरेंस यानी अंतर, 10 में से 3 को माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए अगर हम आपको बताएं कि कहा जा रहा है कि इसमें nवें पद बराबर सार्वंतर है डी है तथा nवें पद बराबर, तो nवें पद बराबर है कि मतलब इसका भी पहले एपी का nवां पद यानी an हो जाएगा, इनका भी nवां पद an हो जाएगा, तो दोनों का nवां पद क्या है बराबर है। nवां पद को लिखेंगे कैसे an लिखेंगे, जैसे हम कहते हैं कि छठे पद लिखिए तो A6 लिखते हैं ना, अगर कहा जाता है सातवें पद का मतलब A7, तो जब आपको यह कहा जाए nवें पद तो an नहीं लिखेंगे, an ही लिखेंगे, तो समझ में आ गया। इसीलिए हमने लिखा nवें पद बराबर है तो इसका भी nवां पद क्या होगा an होगा, इसका भी nवां पद, दूसरे p का भी nवां पद क्या होगा an ही होगा। तो nवें पद बराबर है इसलिए हमने वहां इक्वल कर दिया। an का फार्मूला a + n-1 × d होता है, an का फार्मूला a + n-1 × d ही रहेगा। अब a इसके लिए पहले p के लिए a क्या यूज करेंगे 63 यूज कर दिए, ठीक है, n-1 नहीं पता है, d कितना दिया है तो d आपने निकाला -2 तो -2 पुट कर दिए। अब फिर इसमें भी क्या करेंगे, इस एपी के लिए हम देखेंगे ए बराबर कितना वैल्यू है 3 वैल्यू है, डी बराबर आपको 7 दिया गया 7 दे दीजिए, लेकिन आपको क्या नहीं दिया गया n-1 नहीं दिया गया तो उसको वैसे के वैसे रख दीजिए। अब क्या करना है आपको 63 है और 2 को यह जो माइनस का 2 है n से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, चूंकि डी बराबर माइनस का 2 है तो -2n होना चाहिए, क्या होना चाहिए -2n होगा।
सॉरी यहाँ मिस हो गया आपको, यहाँ जैसे a बराबर 63 है, d बराबर क्या है 65 है, और d बराबर 65 में से 63 गया तो -2 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा। यहाँ हमने मिस लिखा है, आप इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ केवल 65 में से 63 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो उस आधार पर यहाँ भी -2 नहीं होगा, और -2 नहीं हो जाएगा तो क्या होगा, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n हो जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 होगा, बराबर 3, और 7 को n से गुना करेंगे तो 7n हो जाएगा, 7 को 1 से करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। चलिए इतना तो आप समझ में आ गया होगा। अब इधर क्या है 63 है, लाइक टर्म्स समझते हैं, एक जैसा पद जो होगा, जैसे 63 है और 3 है और 2 है, ये 7 है, तो ये लाइक टर्म्स। कैसे है लाइक टर्म्स, क्योंकि ये जो है नंबर वाले हैं और ये जो है 2n जो है नंबर वाले, नंबर भी है उसमें और वेरिएबल नॉन वेरिएबल दोनों है, चर अचर दोनों है। चर अचर का मतलब क्या होता है, या वेरिएबल नॉन वेरिएबल का क्या मतलब होता है, वेरिएबल का मतलब होता है ए से लेकर के जेड तक को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। नॉन वेरिएबल किसको कहते हैं, या कांस्टेंट भी उसको कहते हैं, 1 2 3 को नॉन वेरिएबल कहते हैं। हिंदी में इसको वेरिएबल को चर कहते हैं। चर का मान क्या है, चर क्या है, तो यहाँ ए बी सी डी में ए का n है ना, तो इसका चर है, और चर क्या है तो 2 है, तो इसलिए ये वाला 2n वाला 7n से मैच कर रहा है, यानी एक जैसा है दोनों, तो इनको एक साइड करेंगे और जो नंबर वाले हैं उनको एक साइड करेंगे, इसलिए हमने यहाँ लाइक टर्म्स शब्द यूज किया है। यहाँ जो 63 लिखा हुआ है, यहाँ जो 3 लिखा हुआ है, पहले सबसे पहले 63 में से 2 को माइनस करते हैं। 63 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 61 होगा। 61 प्लस क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, और 7 है ना, 3 -7 है ना, तो 3 में से -7 चला जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस 7n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 61 प्लस 2n है, -4 प्लस 7n है ना, तो सबसे पहले मैंने कहा लाइक टर्म्स को वन साइड करिए, तो सबसे पहले इधर माइनस का 2n है तो इधर रहने दीजिए, इधर से -7n को भी इधर ले आए, प्लस का 7n को इस साइड ले आए, तो माइनस का क्या हो जाएगा 7n हो जाएगा। इधर -4 ऑलरेडी है तो -4 लिख लीजिए, 61 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का 61 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, तो -2n में से -7n चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 5n हो जाएगा। -4 और -61 कितना हो जाएगा, माइनस का 65 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5n बराबर 65 हो जाएगा, तो n बराबर क्या होगा 65/5 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चला, अतः एपी का 13वां पद बराबर है, कौन सा पद बराबर है, 13वां पद बराबर, जो n बराबर वैल्यू निकला है वो नहीं लिखा गया था, nवां पद बराबर है, तो nवां पद का मतलब कौन सा पद, यानी 13वां पद बराबर है। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। 16वें नंबर के क्वेश्चंस में दिया गया, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म क्या है 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना दिया गया 16 दिया है, और सातवां पद कह रहा है 5वें पद से 12 अधिक है। 5वें पद से क्या है, 5वें पद से 12 अधिक है। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तीसरा पद क्या कहा है 16 है, यानी थर्ड टर्म 16 कहा तो 16 लिख दीजिए। सातवां पद के विषय में क्या कहा, 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद बराबर क्या है 5वें पद, यानी A5 + 12 है। इतना बात समझ में आ गया। तो दिया क्या सब है, A3 बराबर 16 है तो A3 बराबर 16 लिख लेंगे। A3 बराबर हम क्या जानते हैं, A + 2D होता है, तो A + 2D बराबर भी 16 हो गया। समीकरण 1 मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब है क्या, A7 कितना है, तो 15 टर्म से 12 अधिक है, तो A7 क्या है, तो 15 से 12 अधिक लिख लीजिए। यहाँ लिखने के बाद क्या करेंगे, A7 को क्या कैसे लिख सकते हैं, A + 6D लिख सकते हैं। A5 को क्या लिख सकते हैं, A + 4D लिख सकते हैं, और प्लस का क्या लिखेंगे 12 लिख दिए। तो यहाँ तक समझने में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6D में से क्या कर देंगे, 4D इस साइड चला जाएगा। 6D में से 4D चला गया तो कितना हो गया 2D हो गया, बराबर कितना हो गया 12 हो गया। यानी D बराबर कितना हो गया, D बराबर 12 क्या हो गया 2 हो गया, यानी 6 हो गया। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब कहता है डी का मान किस में रख देंगे, डी का मान हम रख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, और समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है A + 2D = 16। तो A + 2D = 16 है ना, तो A लिख लिए। A नहीं दिया गया है, लिख लेंगे 2। D कितना है, D तो आपको निकालना है 6 है, तो 2 × 12 हो जाएगा। 12 इस साइड आ जाएगा तो कितना होगा, प्लस में इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर 16 - 12 होगा, यानी = 4 हो जाएगा।
तो आपको क्या सब निकल गया, ए निकल गया और डी निकल गया। जब ए डी निकल गया तो कह रहा था कि आपको निकालने के लिए, तो ए सातवां पद पांचवें पद से अधिक है तो एपी ज्ञात कीजिए। क्या कहता है ज्ञात करने के लिए, एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करना। तो एपी कैसे निकालते हैं, एपी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले पद के लिए होता है ए, पहले पद के लिए क्या होता है ए होता है, दूसरे पद के लिए क्या होता है ए प्लस डी होता है, दूसरे पद के लिए क्या होता है ए प्लस डी होता है, और तीसरे पद के लिए ए प्लस टू डी होता है। यानी दूसरे पद के लिए ए प्लस डी, तीसरे पद के लिए ए प्लस टू डी होता है। ये ऑलरेडी जानते हैं। इसी तरह चौथा निकाल सकते हैं, पांचवा निकाल सकते हैं, डॉट डॉट अनंत तक निकाल सकते हैं। लेकिन हमको बस दिखाना है, 3 से 4 टर्म निकाल करके दिखा दीजिए, बस हो गया। तो A1 A2 A3 हम निकाल करके दिखा दिए हैं। आप चाहें तो एक दो और निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन A1 क्या है, A1 ए होता है, A1 पहला पद है, इसीलिए ए पहला पद ए बराबर कितना है 4 है, तो 4 लिख दीजिए। दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तो दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तो ए लिख लिए, डी लिख लिए। ए कितना, ए का वैल्यू कितना है 4 है, तो ए का वैल्यू 4 लिख लीजिए। डी का वैल्यू 6 है तो 6 लिख दीजिए। 4 6 कितना हो गया 10 हो गया। चलिए अब ए प्लस टू डी है ना, तो ए के जगह तो 4 रखेंगे ही, डी के जगह पर क्या रखेंगे 6 रखेंगे। तो 2 × 6 हो जाएगा 12, 6 दूना 12, 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी 4 10 और 16, यह एपी तैयार हो गया। क्या हो गया, एपी तैयार हो गया। यहां तक आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर में एपी दिया गया 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। किधर से 3 8 13 या एपी दिया गया, लेकिन एपी इधर से इधर ज्ञात करते थे, यानी इधर से इधर चलते थे। इस बार अंतिम पद से चलेंगे, इधर से इधर चलेंगे। तो इस बार ए जो है तो आपका क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा। अंतिम पद से 20वां ना, तो इधर 20वां पद क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि यह आपको 253 है, तो 253 ए बराबर लिख लीजिए, 253 डी बराबर प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटा दीजिए। 8 में से 3 गया तो कितना हुआ 5 हो गया। क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो A20 निकालना, यानी अंतिम पद से 20वां पद का ज्ञात कीजिए। कौन पद, 20वां पद। 20वां पद को कैसे लिखेंगे, A20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। A20 बराबर क्या हो जाएगा, A20 बराबर, तो यहाँ क्या दिया गया है आपको, सबसे पहले हम बता दें। A20 है ना दिया, ये निकालना है ना, तो A20 है तो A20 बराबर A प्लस 19 डी लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उल्टा निकाल रहे हैं, इसलिए ए प्लस नहीं माइनस रहेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा ए माइनस 19 डी। तो ए माइनस 19 डी ए कितना है 253 है, 253 लिख दें। 19 डी है ना, तो 19 गुना डी का 19 गुना डी का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 लिख दिए। 19 पंचे कितना हो गया 95 हो गया। तो 253 में से 95 चला गया तो 158 होगा। इस तरह से यह भी समझ में आ गया होगा। हैंस अगर बात करें अंतिम पद से 20वां पद 158 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अंतिम पद से 20वां पद के पास पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा। इसी अंग्रेजी में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 20th टर्म इज 158 फ्रॉम लास्ट टर्म। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, आप वहाँ कॉन्टैक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा व्हाट्सएप नंबर जोड़ करके मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।